नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। कल फिर जुमा है। बीते 2 शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद आने वाले शुक्रवार को लेकर एक डर बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि कल क्या होगा, पुलिस की तैयारी क्या है। अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं तो आपको बता दें कि कल को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी का दावा किया है। संवेदनशील जिलों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 132 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी आरएएफ की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया की निगरानी भी की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सभी जगह धर्मगुरुओं से संवाद किया गया है। कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। संवेदनशील जिलों में पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है। कानपुर और प्रयागराज में खासी एहतियात बरती जा रही है। आज अब तक की तैयारी हम आपको दिखाते हैं। और अब तक 2 शुक्रवार को हिंसा हो चुकी है। पहले 3 जून को कानपुर में और उसके बाद 10 जून को प्रयागराज समेत कई शहरों में हिंसा हुई। लिहाजा जून महीने में तीसरे शुक्रवार पर पुलिस अलर्ट है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मेरठ, सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर से सहारनपुर तक पुलिस पूरी तरह से चुस्त नजर आ रही है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने झांसी, बहराइच, इटावा, शामली और सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि चौकसी किस तरह से प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है। तो आपको अलग अलग जिलों की तैयारी दिखा रहे हैं वहां के प्रशासन की। और इन सबके बीच पुलिस की तैयारी है। संवेदनशील शहरों और जिलों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से राजीव सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी प्रशासन ने की है। सबसे पहले सर्वेश का ही रुख कर लेते हैं। सर्वेश, प्रयागराज में पिछले जुमे को जो हुआ है उसके बाद इस बार तो सख्ती और ज्यादा बढ़ती जा रही होगी। देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जहां पर मैं खड़ा हूं, अटाला इलाके में, यहीं पर गलियों से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी और इसके बाद कुछ वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई थी। उसके बाद से ये दूसरा जुमा है। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डीएम, कमिश्नर और इसके साथ ही साथ आईजी, एसएसपी ने आज शाम को यहाँ पर फ्लैग मार्च किया है और दिन में यहाँ पर आरएएफ, पीएसी और पुलिस की ब्रीफिंग की गई थी। तमाम जो दंगा नियंत्रण के लिए उपकरण है उनसे सभी पुलिस फोर्स को लैस किया गया है और उनको तमाम तरह से जानकारी दी गई है। 300 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 200 वीडियोग्राफर की तैनाती की गई है जो जगह जगह पर वीडियो फुटेज लेंगे और 4 ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा और खास बात यह है कि धर्मगुरुओं के साथ संवाद किया गया है। और बिल्कुल, ये संवाद पिछली बार भी हुआ था लेकिन उसका असर हुआ नहीं। देखते हैं इस बार कितना असर होगा। बिल्कुल, और हमारे साथ राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव, पिछली बार भी इसी तरह से व्यवस्था की गई थी, फुट पेट्रोलिंग की जा रही थी, लेकिन इस बार क्या खास है? देखिए, बीते शुक्रवार को एक विवादित बयान के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश का, चाहे कानपुर हो, प्रयागराज हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, अम्बेडकर नगर हो या फिर फर्रुखाबाद जैसे जिलों में बवाल किया गया था, उसको देखते हुए इस बार हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुद उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आज उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारी, कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी के साथ एक अहम बैठक की है और इस दौरान सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जहां पर सतर्कता बरती जाए, चौकसी बरती जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए, धर्मगुरुओं से बात की जाए कि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना ना हो। अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना होती है बिल्कुल, तो हर तरफ से कोशिश की जा रही है। एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ सड़क पर इंतजाम भी। यहां देखते हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या तैयारी प्रशासन की। जुमे से पहले उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से डटी है और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 10 जून को प्रयागराज में उपद्रवियों ने हिंसा की थी और माहौल बिगड़ा था। लिहाजा इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। जिस अटाला चौक से बीते शुक्रवार को हिंसा की आग सुलगी थी, उसी अटाला से इस बार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जुमे को लेकर पुख्ता तैयारी की गई है कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और खास तौर पर ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर ये पुलिस के जवान हैं जो कि ड्रोन कैमरे के जरिए बिल्कुल निगरानी कर रहे हैं और पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से तस्वीरें ली जा रही हैं। आप वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह से इसको जूम इन जूम आउट कर रहे हैं और तमाम छतों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 10 जून को पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था तो यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं, कहीं पर संदिग्ध लगता है तो ये देखा जाता है, कहीं पत्थर तो नहीं रखे हैं, कहीं किसी प्रकार की प्लानिंग तो नहीं। हम ड्रोन के सहारे सुरक्षा परखी जा रही है, साथ ही उन इलाकों में खास ख्याल रखा जा रहा है जहां पिछले जुमे को पत्थरबाजी हुई थी। ये बताइए कि किस तरह से आप इसको वर्क कर रहे हैं और कितनी दूर तक इससे जो है वो तस्वीरें ली जा सकती हैं? सर 2 किलोमीटर तक इससे तस्वीरें ली जा सकती हैं। होम पोजीशन से 2 किलोमीटर तक इसकी तस्वीरें ली जा सकती हैं। जहां आप बैठे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर तक। तो किस तरह से आप इसको जूम करके देख रहे हैं, छतों पर क्या देख रहे हैं? जॉयस्टिक से जूम आउट जूम इन किया जाता है सर, जहाँ पर संदिग्ध दिखता है वहाँ पर इस पे देखा जाता है, उसकी वीडियो बनती सर। अभी तक कुछ इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी करते जाते हैं, क्या है जानकारी? जी सर, इसका रिकॉर्ड भी होता है और फुटेज भी, फोटो भी इसकी स्क्रीनशॉट ली जाती है सर जी। तो अभी तक जो है आप यहाँ 2 किलोमीटर दायरे में जो आपने देखा है, कहीं पर छत पे आपको पत्थर या कोई और चीज नजर आ रही है? जी, हल्की फुल्की जो है वो संदिग्ध, उसको देखा जाएगा सर, अभी एनालिसिस किया जाएगा, अधिकारियों को बताएंगे। जी, अधिकारियों को सूचित किया जाएगा सर। 10 जून को जिस अटाला इलाके में हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी, उसी इलाके में एक बार फिर से पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स का जमावड़ा है। जुमे से पहले पुलिस, पीएसी, आरएएफ के जवानों को ब्रीफ किया गया है। हालात बिगड़ने पर कैसे निपटना है, इसकी जानकारी अफसरों ने जवानों को दी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इसी अटाला इलाके में हिंसा हुई थी और उसके बाद हालांकि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कल एक बार फिर से जुमा है तो जुमे को लेकर एक बार फिर से जो फोर्सेज हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं और तमाम जो फोर्सेज हैं, चाहे आरएएफ हो, पीएसी हो, यूपी पुलिस हो, सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। पुलिस फोर्स अपनी तैयारी पुख्ता करने का दावा कर रही है। सुरक्षा को लेकर कोई कोताही न हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। जवानों को हथियारों से लैस होकर ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे जवान पूरी तरह से तैयार है, वेल इक्विप्ड है। हम लोग किसी भी तरह के अराजक तत्व से अच्छी तरह से निपटेंगे। किसी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। हम पूरी तरह से जो भी स्थिति होगी उसका मुकाबला करेंगे। आप लोगों के पास तमाम हम लोग देख रहे हैं कि गन्स भी हैं, तो ये कैसी गन्स हैं और कैसे इसको फायर करके उपद्रवियों को हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है? ये हमारी सिखलाई है, हम अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह की भीड़ अगर आती है तो कितनी भीड़ आएगी, तो आप लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उनको तितर बितर की संख्या हो, हमारे पास इतनी नफरी है, हम उनसे अच्छी तरह से निपटेंगे। प्रयागराज में अमन चैन बना रहे, इसके लिए हर स्तर पर काम किया गया है। सुरक्षा कायम रहे और शांति बनी रहे, इसके लिए बैठकों का दौर भी खूब चला है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के साथ साथ पुलिस फोर्स की तैनाती भी बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम नगरी प्रयागराज में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर मुख्य आरोपी जावेद पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है और अब हिंसा के दौरान हुए नुकसान की वसूली की भी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि 3 अलग-अलग विभागों ने नुकसान की एक रिपोर्ट तैयार की है। तीनों विभागों ने अपनी रिपोर्ट मंडल कमिश्नर को सौंप भी दी है। इसमें पहला दावा नगर निगम की ओर से किया गया है। नगर निगम ने सीसीटीवी कैमरे, केबल को नुकसान पहुंचाए जाने की बात कही है। वहीं दूसरा दावा किया गया है पीएसी की ओर से। पीएसी ने एक ट्रक जलाए जाने को लेकर क्षतिपूर्ति का दावा किया है। पीएसी ने साफ तौर पर दंगाइयों से ही वसूली की बात भी कही है। साथ ही तीसरा दावा है प्रयागराज पुलिस ने जिसे किया, जिसमें कहा गया कि हिंसा के दौरान कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया गया। तो हिंसा के बाद 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को तैनात करना पड़ा। इस दौरान जो खर्च आया है उसकी क्षतिपूर्ति भी होनी चाहिए, ये डिमांड भी रखी गई है। तीनों विभागों की ओर से कुल धनराशि जो बताई गई है वो करीब 1 करोड़ रुपए है और माना जा रहा है कि कमिश्नर जल्द ही कमेटी का गठन कर सकते हैं इस मुद्दे पर। तो इस तरह से कुल 3 दावे यहाँ पर किए गए हैं और तीनों दावों को लेकर ये दावा किया जा रहा है करीब 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई इन दंगाइयों से की जाएगी। योगी सरकार ने दंगाइयों से क्षतिपूर्त किए जाने की बात कही थी और इसको लेकर दावा प्राधिकरण भी बनाया था, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब प्रयागराज पुलिस दंगाइयों से 1 करोड़ के आसपास जो क्षतिपूर्त है उसके वसूलने के लिए भी कमर कसकर तैयार हो चुकी है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई।
कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल जवाब जरूर किया है और 3 दिन का वक्त दिया गया है। अदालत की ओर से कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है। किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने 3 दिन में ये जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उधर जमीयत ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो रही है। जमीयत ने कहा कि सरकार की कार्रवाई डराने वाली है और भयावह है। वहीं सरकार की ओर से दलील रखी गई कि किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अपराधियों माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। कई बार सवाल भी उठे, लेकिन प्रयागराज हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 दिनों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है क्या कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। कोर्ट ने इस बारे में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं लगाई है। मतलब बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए जमीयत उलेमाए हिंद को कोई राहत नहीं मिली है। रूल ऑफ लॉ और कानून के राज के बारे में कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया और काफ़ी गंभीर तरीके से इसको लिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और हिदायत को जमीयत उलेमाए हिंद अपनी जीत की तरह देख रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जवाब तलब किया है, बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है। लिहाजा बीजेपी खुश है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर चलता रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरल बड़े गोंजर सब कहता चलत रहे बाबा के बुलडोजर, तो हम क्या करें। भले ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक ना लगाई हो, लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। लिहाजा जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पक्ष की उम्मीद बनी हुई है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, अदलिया पर हमें भरोसा है और हमेशा कोर्ट निष्पक्ष और इंसाफ पर मबनी फैसले देती है। हमें पूरा यकीन और एतमाद है कि बुलडोजर के खिलाफ बुलडोजर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। उधर उत्तर प्रदेश की सियासत में जड़े जमाने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने बुलडोजर एक्शन के बहाने सरकार को तानाशाह करार दिया। योगी जी की जो कार्रवाई है वो केवल महज एक स्टंट के रूप में दिखाई दे रही है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान को नहीं मानते हैं। खुद न्यायपालिका भी बनते हैं, खुद कार्यपालिका भी बनते हैं, खुद विधायिका भी बनते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर सियासत जारी है और सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कुछ और बड़ी खबरों की कर लेते हैं। बात करते हैं उपचुनाव को लेकर के, जहां 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है। दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन अब आजमगढ़ सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ धर्मेंद्र यादव हैं जिनके पक्ष में समाजवादी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के निरहुआ जिनके प्रचार के लिए कई मंत्रियों के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे भी जमीन पर हैं। यूं तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। धर्मेंद्र के लिए रामगोपाल यादव मैदान में है, ओम प्रकाश राजभर मैदान में है और तो और इलाहाबाद छात्र संघ से जुड़े रहे पूर्व छात्र नेता भी मैदान में है। मतलब तैयारी पूरी है। गढ़ को बचाने का क्या सवाल है? यहाँ तो कोई चुनाव ही नहीं, एक तरफा चुनाव। बचाने का तो प्रश्न होता है जब खतरा हो।
आजमगढ़ लोकसभा सीट पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जा रही है। लेकिन सवाल यहीं से बड़ा हो जाता है कि जब समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है तो फिर इतनी तैयारी क्यों? इसका जवाब बीजेपी के खेमे की तस्वीरों में मिल जाएगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी स्टार हैं। उनके समर्थन में उतरी आम्रपाली दुबे भोजपुरी में बड़ी एक्ट्रेस में शुमार है। भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम माने जाने वाले मनोज टाइगर आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का प्रचार कर रहे हैं और इन सबसे अलग बीजेपी सरकार के मंत्री चुनावी मैदान में। जाहिर है समाजवादी पार्टी की धड़कन तो बढ़ेगी। पैसे कमाने के लिए तो बंदा आया नहीं है, पैसा से ज्यादा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में है। तो अगर वो बंदा यहाँ आया है तो कुछ हारने के बाद भी आजमगढ़ उसने छोड़ा नहीं। तो विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर हम पूरी जनता को समझा रहे हैं और इन सबको घेर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति ने समाजवादी पार्टी के लिए उसके ही गढ़ में चुनौती खड़ी कर दी है। तो दूसरी ओर ताल ठोक रहे गुड्डू जमाली का डर अलग है, क्योंकि गुड्डू जमाली रेस में आगे या ना आए समाजवादी पार्टी को जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं मानती। भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों के आजमगढ़ पहुंचने को चुनौती तो बिल्कुल नहीं मानती। विकास का काम जितना भी किया वो समाजवादियों ने किया है, इसलिए आजमगढ़ की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को भारी मतों से जिता करके सांसद बनाने का काम करेंगे। बीजेपी के स्टार वॉर से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि कलाकारों को जितना सम्मान समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला उतना किसी सरकार में नहीं मिला। लेकिन 11 जून को अबू आजमी के निरहुआ को लेकर दिए बयान ने समाजवादी पार्टी की इस रणनीति को बड़ा झटका दिया है। अब इंतजार 26 जून का है जब आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल खोल दिए गए हैं। प्राइमरी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को खोला गया है। हालांकि स्कूल खुलने के पहले दिन ज्यादातर स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम नजर आई है। तो आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तो इसके पीछे एक वजह यह भी रही कि हर साल 1 जुलाई से स्कूल खुलते थे, जबकि इस बार 15 दिन पहले ही स्कूल खुल गए। सरकार ने पहले ही 16 जून से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए थे और इसके पीछे सरकार का तर्क है कि व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, जूते, मोजे के लिए फंड भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बता दें कि प्राइमरी स्कूल में 1,28,60,939 रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल, तो इतने छात्र प्राइमरी स्कूलों में हैं। उच्च प्राइमरी स्कूलों की अगर बात करें तो यहाँ बच्चों की संख्या 52,53,772 है। प्राइमरी स्कूल में रेगुलर टीचर्स की संख्या 3,32,734 है। आज से प्रदेश में स्कूल खुल गए। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज का पहला दिन था। सभी स्कूलों में शिक्षक समय से पहुंचे, स्कूलों की सफाई की गई, क्लास की शुरुआत हुई। हालांकि पहले दिन स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम रही। आगरा के परिषदीय विद्यालय की तस्वीर देखिए। पहले दिन एक भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। इसके पीछे गर्मी और स्कूल में पंखों की व्यवस्था न होने को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। अभी शिक्षा मित्र और स्कूल की प्रधान अध्यापिका स्कूल पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से आगरा में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। ये कहानी सिर्फ आगरा की नहीं है। प्रयागराज का उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 7:30 बजे खुल गया। स्कूल में साफ सफाई कराई गई, लेकिन सुबह 8 बजे तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। गोरखपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय आह्लादपुर में 200 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आज जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद पहली बार स्कूल खुला तो सिर्फ 25 बच्चे ही स्कूल पहुंचे। जिस विद्यालय पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे 200 से अधिक बच्चों का नॉमिनेशन है, लेकिन जो बच्चे आए हैं वो 20 से 25 की संख्या में है। कुछ टीचर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ रहा। मैम, बच्चे आज बिल्कुल नहीं आए? हाँ, बच्चों की संख्या कम है।
जैसे अभी जब 19 मई को स्कूल बंद हुआ तब मैंने बच्चों को सूचना दे दिया था कि 16 जून से विद्यालय संचालित किए जाएंगे, लेकिन उनके मन में ये था कि हमेशा 1 जुलाई को खुलता है। फिर भी मैंने एक बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके पास फ़ोन है, तो उसमें भी मैंने 2 दिन पहले डाल दिया था कि 16 तारीख से विद्यालय खुलेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजधानी लखनऊ में भी दिखाई दी। पहले दिन स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम नजर आई। खास तौर से परिषदीय स्कूल आज से खुले हैं, यानी 16 तारीख से। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये स्कूल दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे और सुबह 7:30 बजे से इन बच्चों की क्लासेस चालू हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले गए हैं। आने वाले दिनों में यानी कि जुलाई के महीने में बाकी हायर एजुकेशन के स्कूल भी सरकार खोल देगी। सबसे बड़ी कोशिश ये की गई है सरकार की तरफ से कि कम से कम बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि कोविड काल में कम से कम 2 साल तक बच्चों के स्कूल पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा था। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। सैनिक बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड में अग्निपथ योजना को लेकर लड़कियों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। अग्निवीर के तौर पर लड़कियों के लिए भी रास्ते खुलने से एक तरफ जहां पूर्व महिला अधिकारी इसे ऐतिहासिक फैसला मान रहे हैं। जिस प्रदेश में हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में अपना योगदान दे रहा है, वहां अग्निवीर को लेकर प्रदेश की लड़कियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डिफेंस सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रही लड़कियों के मुताबिक अग्निवीर एक ऐतिहासिक फैसला है। मेरे हिसाब से तो ये गरीब लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा तो होता नहीं है, तो फिर वो लोग 4 साल जॉब करके अगर उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है तो वो उससे पैसा कमा के फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो एकदम से लड़कियां भी नहीं बोल सकती कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए कि कल को हमारे फ्यूचर के लिए भी हमारा कुछ स्टेबिलिटी रहे कि हाँ हम मतलब है स्टेबल अपनी जॉब या समथिंग ऐसा कुछ, कि इंडिपेंडेंट तो है ही, बट ये होना चाहिए कि एक टिकाऊ चीज़ें भी तो होनी चाहिए। बट 4 साल के लिए है, बट उसके आगे भी सरकार को बताना चाहिए। वहीं सैन्य फोर्सेस से जुड़ी महिलाओं का मानना है कि सेना में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल करने का फैसला अच्छा है और प्रबंधन भी इसी के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही अग्निवीर में लड़कियों के लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे। अभी तक जो महिलाएं रही हैं फौज में वो ऑफिसर काडर में रही हैं। ये पहली बार बिलो ऑफिसर काडर की बात हो रही है, तो इसमें भी अगर एक तरफ से गौर देना पड़ेगा कि ये सेलर, जैसे नेवी ने बोला कि वो सेलर्स को ले रहे हैं, ऑफिसर के नीचे के तबके के लोगों को ले रहे हैं, और एयरफोर्स का भी और आर्मी का भी ये क्लैरिटी आनी है कि अगर ये अग्निवीर लेंगे तो ये ऑफिसर काडर नहीं होगा, ये पहली बार होंगी जो महिलाएं जो ऑफिसर के नीचे रहेंगी। सेना में अधिकारी स्तर के साथ दूसरी कैटेगरी में भी महिलाओं को समान अधिकार देने का फैसला लोगों को पसंद आ रहा है और इससे देश को आने वाले वक्त में बड़ा फायदा होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि युवाओं के लिए ये स्वर्णिम अवसर है, युवा किसी के बहकावे में ना आए। बिल्कुल, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निवीरों को पुलिस सेवा में वरीयता दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने ये बात कही। अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे, मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है और साथ ही ये भी अपील की है युवाओं से कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी अफवाह पर भरोसा ना करें। और अग्निपथ योजना को लेकर कई तरह की अफवाह फैलाने की भी कोशिश हो रही है। हम आपको बताते हैं कि अग्निवीरों से जुड़े क्या मिथक सामने आ रहे हैं और हकीकत क्या है। तो अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित। सच ये है कि फाइनेंशियल पैकेज, बैंक लोन भी मिलेगा, 12वीं क्लास लेवल का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ब्रिज कोर्स की सुविधा होगी और CAPF और पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी, ये वायदे भी किए गए हैं। मिथक नंबर 2 क्या है, यह हम आपको बता दें। मिथक है कि युवाओं के लिए अवसर कम हो जाएंगे। सच्चाई क्या है, यह आपको बता दें। सच्चाई है कि युवाओं के लिए मौके बढ़ेंगे, अग्निवीरों की संख्या बढ़ेगी। तो वहीं मिथक नंबर 3 है कि रेजिमेंट की एकजुटता कम होगी, लेकिन सच ये है कि रेजिमेंट की एकजुटता बढ़ेगी। श्रेष्ठ अग्निवीरों का रेजिमेंट में वहां पर चयन किया जाएगा। बिल्कुल,
और मिथक नंबर 4 है कि सेना की कार्यक्षमता पर इसका असर होगा। सच्चाई जो बताई जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं कि कई देशों में ये सिस्टम पहले से लागू है। पहले साल अग्निवीरों की संख्या सेना में सिर्फ 3% होगी। सेना में भर्ती के लिए अनुभवी कैंडिडेट्स मिलेंगे। मिथक नंबर 5 ये है कि 21 साल के युवा सेना के लिए कम भरोसेमंद है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई देशों की सेना युवाओं पर निर्भर है। अग्निवीरों में युवाओं और अनुभवियों का समावेश किया जाए। छठे नंबर की मिथक की बात कर लेते हैं। एक सवाल उठाया जा रहा है कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा बन सकते हैं भविष्य में, अगर उनके पास नौकरी नहीं होती है, वो बाहर हो जाते हैं तो। सच्चाई है कि अग्निवीर हमेशा देश के प्रति समर्पित रहेंगे। सेना से रिटायर होने वाले हमेशा समाज के रक्षक रहे हैं। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।